नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। केंद्र सरकार ने जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था विनियमन और प्रणालीबद्ध सुधार के लिए प्रतिबद्ध। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय संपूर्ण कायाकल्प की आवश्यकता पर बल दिया। उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के सरकार के उपायों का स्वागत किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा, कोविड प्रभावित क्षेत्रों पर जोर, समय की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित। देश भर में अब तक 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हुई। 102 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 40,000 से कम आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इटली में G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर इंडिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत का गलत मानचित्र अपलोड करने पर प्राथमिकी दर्ज की। और यूरो कप फुटबॉल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और स्वीडन का सामना यूक्रेन से होगा। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। जम्मू में वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से विस्फोट की घटना के बाद भारत ने ये मुद्दा उठाया है। भारत ने कहा है कि ड्रोन पर कम लागत आती है और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा आतंकी गुट खुफिया जानकारी लेने, विस्फोटक पहुंचाने और लक्षित हमले करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आतंकी गतिविधियों में ड्रोन का प्रयोग विश्व भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव VSK कुमुदी ने सदस्य देशों के आतंकवाद रोधी एजेंसियों के प्रमुखों के दूसरे संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सामरिक और वाणिज्यिक परिसंपत्तियों के खिलाफ आतंकी उद्देश्य के लिए हथियारों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल सदस्य देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। श्री कुमुदी ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल, भुगतान के नए तरीकों का गलत उपयोग और आतंकवाद के लिए तमाम माध्यमों से धन मुहैया कराना आतंकवाद के सर्वाधिक गंभीर खतरे के रूप में सामने आए हैं। विशेष सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि पाकिस्तान से अपने क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने वाले गुटों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहने का उचित समय आ गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA को सौंप दी है। रविवार तड़के जम्मू हवाई अड्डे के उच्च सुरक्षा वाले तकनीकी क्षेत्र में 2 विस्फोट हुए थे। राकेश बेलवाल के नेतृत्व में NIA का एक दल घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल था। हवाई पट्टी के अंदर विस्फोटक उपकरण गिराने में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।
विस्फोट में भारतीय वायुसेना के 2 कर्मचारी मामूली रूप से घायल हुए थे। विस्फोट से किसी उपकरण या विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था विनियमित करने और प्रणालीबद्ध सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण के साथ अर्थव्यवस्था में नए कार्यक्रमों को लाया गया है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 30 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था में किए गए उदारीकरण के प्रति उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1200 पुराने कानूनों और दूसरे कार्यकाल में 58 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म करना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गरीबी हटाओ की एकमात्र संवेदनशील भावना पूरी तरह असफल रही, क्योंकि इस पर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सभी व्यक्तियों और परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल, आयुष्मान योजना और जीवन तथा दुर्घटना जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा का लाभ भी मिला है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि छोटे से छोटे व्यापारों के लिए गारंटी रहित 50,000 से 10 लाख रुपए की मुद्रा ऋण योजना का लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही सरकार के दर्शन हैं। उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के सरकार के उपायों का स्वागत किया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 6,28,000 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की थी। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव मेहता ने सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नए उपायों के साथ कुछ मौजूदा राहत उपायों का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान देना मौजूदा समय की आवश्यकता है। श्री मेहता ने कहा कि इन उपायों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों पर दबाव कम होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने भी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा कि स्वास्थ्य और पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकार की घोषणा में लक्ष्य आधारित हस्तक्षेप किए गए हैं। एसोचैम ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य महामारी से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराना है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा के निर्माण की अनुमति संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने से मना कर दिया था। न्यायालय ने परियोजना पर रोक लगाने की याचिका को प्रेरित बताते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और जनता इस परियोजना के प्रति इच्छुक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कल बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा होने की भी उम्मीद है। इस वर्ष अप्रैल में मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करने और उनकी मदद कर प्रतिक्रिया लेने को कहा था। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नेट्रैक्स इंदौर में 11 किलोमीटर 300 मीटर लंबे विश्व स्तरीय हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये इस तरह का एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक महंगी कारों और अन्य श्रेणी के वाहनों की अधिकतम गति क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। The utilities the complex has created and the utilities for which our vehicles we need to send earlier in the foreign countries, now it will be reversing. Now many foreign countries, those who don't have these kind of facilities, will now send their vehicles here instead of sending to Europe, America, because we have a track which is 5th largest in the world. This matrix is providing the complete solution for one aspect of vehicle movement.
इस अवसर पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। न्याय विभाग ने अनुबंध संबंधी पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में कारोबार करना आसान बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना और अनुबंध प्रवर्तन प्रणाली में सुधार करना है। ये पोर्टल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता की समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में नवीनतम जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक कानूनों के संग्रह को सुगम सुलभ कराना भी है। ये पोर्टल प्रवर्तन अनुबंध मानदंडों पर आधारित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी देखे जा सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। केंद्र सरकार ने जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था विनियमन और प्रणालीबद्ध सुधार के लिए प्रतिबद्ध। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय संपूर्ण कायाकल्प की आवश्यकता पर बल दिया। उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के सरकार के उपायों का स्वागत किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा, कोविड प्रभावित क्षेत्रों पर जोर समय की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित है। देश भर में अब तक 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हुई। 102 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 40,000 से कम आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इटली में G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर इंडिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत का गलत मानचित्र अपलोड करने पर प्राथमिकी दर्ज की है और यूरो कप फुटबॉल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और स्वीडन का सामना यूक्रेन से होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित राष्ट्र और समाज का विकास करने में है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखे जाने से संबंधित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब समानता पर जोर देते रहते थे और भवतु सब मंगलम यानी सभी का कल्याण की बात करते थे और वर्तमान सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। भिक्षुओं द्वारा जो प्रस्तुत गायन एवं पाठ रखा गया, उसमें बार बार वो कहते थे भवतु सब मंगलम। बाबा साहब कहते थे कि लोकतंत्र में हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए, भवतु सब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में एक समान समाज के लिए कार्य किया और वे केवल हमारे संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बैंकिंग, सिंचाई, श्रम, प्रबंधन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में भी योगदान दिया। लखनऊ सिटी के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब का लखनऊ के साथ एक विशेष लगाव था और इसीलिए ये उनकी स्नेह भूमि थी। आम्बेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। श्री कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े सभी स्थानों का विकास किया है।
लखनऊ को बाबा साहब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में ही था और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया। महू उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद विशेष विमान से नई दिल्ली लौट आए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 93 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कल करीब 57,000 मरीज ठीक हुए। लगातार 47वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक बनी हुई है। देश में 102 दिनों के बाद दैनिक आधार पर 40,000 से कम लोगों के संक्रमित होने की खबर है। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,52,000 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ाई में टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में जल जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बैठक की। तीनों नगर निगमों के मेयर और दिल्ली तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कर्नाटक में कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है। बेंगलुरु जिले में कल एक दिन में 563 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 1,588 रोगी स्वस्थ हुए और 18 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। जिले में वर्तमान में 62,450 सक्रिय मामले हैं। कल 50,144 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 1,46,28,000 जांच की जा चुकी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बोमनहल्ली, महादेवपुरा और बेंगलुरु पूर्व जोन्स में सबसे ज्यादा कोविड केसेस पता चले हैं। नगर में अभी तक 38 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें से 27 जोन्स इन 3 जोन्स में हैं। शांतला नगर, बेल्लंदूर, राममूर्ति नगर, हरमाऊ, वर्तूरू, बेगूर, हुडी, काडुगोडी और अरकेरे वार्ड में केस लोड सबसे अधिक है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और लोगों को अब सभी सुरक्षा विधियों का पालन करना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन, सीट बेल्ट पहनना और हेलमेट लगाना जैसे जरूरी है, ऐसे ही मास्क पहने रहने की सलाह उन्होंने दी और सामाजिक अंतर का पालन करते रहने को कहा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। औसत जांच में संक्रमण दर घटकर 1% के आसपास हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98% तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए कई जिलों के प्रशासन ने प्रतिबंधों में छूट दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अब सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल और थिएटर में उनकी कुल क्षमता के 50% व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। जिले में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि स्कूल और कॉलेज फिलहाल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मर्चेंट नेवी का एक अधिकारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद कर रहा है। पहली लहर के दौरान असलम मालगोंडकर ने 150 से अधिक कोविड वॉरियर्स के परिवारों को विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई। दूसरी लहर के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती 70 रोगियों की मदद की। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में उन्होंने बताया,
अप्रैल महीने के बाद आज तक रोज सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक मैं इन रुग्णों की सेवा में हाजिर हुआ। अभी तक मैंने लगभग 70 रुग्णों के लिए उनको एडमिट करना, उनकी खिदमत करना, सुबह का चाय पानी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वक्त पे पहुंचा क्या नहीं, उनके परिवार से बात करना, डॉक्टरों से बात करना, उनके रिपोर्ट चेक करना और जब ये पेशेंट अच्छे होने के बाद घर पे जाते तो उनको घर तक छोड़ना, इस तरह से काम करते रहा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के 3 बच्चों ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ाई जीत ली है। रत्नागिरी जिले में कुल 9 रोगी इस वेरिएंट से प्रभावित पाए गए थे। इनमें से 3 से 6 वर्ष की आयु वाले 3 बच्चे भी थे। सभी स्वस्थ हो गए हैं। रत्नागिरी के सिविल सर्जन डॉक्टर संघमित्रा फुले ने माता पिता को एहतियात बरतने और बच्चों को पौष्टिक आहार देने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। इस बीच राज्य सरकार ने नई मानक संचालन प्रक्रिया के साथ राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। नए मानकों के आधार पर 4 धाम यात्रा रद्द कर दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव किया था। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इटली में G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक विदेश मंत्री और विकास मंत्रियों के स्तर पर होगी। कल डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कोविड संकट में सहयोग और म्यांमार की स्थिति पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी आयुक्त से कोविड महामारी की चुनौती, संपर्क साझेदारी और विकास सहयोग पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में इटली पहुंचे हैं। इससे पहले वे ग्रीस गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत का गलत मानचित्र अपलोड करने पर ट्विटर इंडिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष महेश्वरी और न्यूज पार्टनरशिप प्रमुख अमृता त्रिपाठी का नाम शामिल है। इन दोनों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 505(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रवीण भाटी की शिकायत पर कल बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। ट्विटर ने इस मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया था। बाद में ट्विटर ने ये मानचित्र हटा लिया। यूरो कप फुटबॉल में आज प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना जर्मनी से और स्वीडन का मुकाबला यूक्रेन से होगा। स्विट्जरलैंड पेनाल्टी शूटआउट में विश्व चैंपियन फ्रांस को 5-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। एक अन्य मैच में स्पेन ने क्रोएशिया को 5-3 से हराया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में 3 जुलाई को बेल्जियम का सामना इटली से और चेक गणराज्य का मुकाबला डेनमार्क से होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय तीरंदाजों ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्व कप में शानदार सफलता के लिए दीपिका कुमारी, अंकिता, कोमालिका बारी, अतानु दास और अभिषेक वर्मा को बधाई दी, जो इस क्षेत्र में आने वाली प्रतिभाओं को प्रेरित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में 25 दिन का समय रह गया है। आकाशवाणी पर आज विश्व ओलंपिक क्वालीफायर स्वर्ण पदक विजेता और टोक्यो 2020 में कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग में पद की प्रबल दावेदार सीमा बिस्ला के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल 1992 को हरियाणा के रोहतक में जन्मी सीमा ने बहुत ही कम उम्र में खेल को अपना लिया था। अपने परिवार के 4 बहनों में सबसे छोटी सीमा सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने वर्ष 2017 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता। सीमा ने वर्ष 2009 में पुणे में एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वे वर्ष 2012 में 67 किलोग्राम जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजेता रहीं और 2012 तथा 2013 के एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सीमा बिस्ला का सफर सीनियर वर्ग में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग में एक और झटका लगा जब वे ओलंपिक में स्थान हासिल करने में विफल रहीं। उस समय सीमा ने 2021 के एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कांस्य पदक जीता। 29 वर्षीय सीमा ने गुरुग्राम जिले के झाड़सा प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हासिल किया है। सीमा ने इसके बाद विश्व ओलंपिक क्वालिफिकेशन में स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया। इन खेलों में क्वालीफाई करने वाली वे चौथी भारतीय महिला हैं। खेल डेस्क, आकाशवाणी समाचार। और अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के मुखिया की तरह अपने देशवासियों से संवाद करते हैं। उनके संबोधन पर यदि थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो आप पाएंगे कि इस कार्यक्रम की हर कड़ी में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का कोई न कोई संदेश अवश्य होता है। अभी 27 जून के संबोधन में प्रधानमंत्री ने चेन्नई के गुरु प्रसाद के पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता, तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है। गुरु प्रसाद जी ने आगे लिखा था, मन की बात में आपने तमिलनाडु के लोगों की उपलब्धियों के बारे में कई बार बताया है। थिरुक्कुरल के प्रति आपके प्यार और थिरुवल्लवर के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या है। इसलिए मन की बात में आपने अब तक तमिलनाडु के बारे में जो कुछ भी बोला है उसे मैंने संकलित कर एक ई बुक बनाई है। क्या आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे और इसे नमो ऐप पर भी रिलीज करेंगे? इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे सुनकर किसी के मन में भी तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के प्रति गौरव की भावना जागृत हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, गुरु प्रसाद जी, आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई दृष्टि देने वाला है, क्योंकि मैं मन की बात करता हूं तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये भी एक एलिमेंट था। आपने जब पुरानी सारी बातों को इकट्ठा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ा। गुरु प्रसाद जी, आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर जरूर अपलोड करवाऊंगा। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न अंचलों में बसे लोगों को एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराने का काम कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। केंद्र सरकार ने जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था विनियमन और प्रणालीबद्ध सुधार के लिए प्रतिबद्ध। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने की बजाय संपूर्ण कायाकल्प की आवश्यकता पर बल दिया। उद्योग जगत के विभिन्न संगठनों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और विभिन्न क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के सरकार के उपायों का स्वागत किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने कहा, कोविड प्रभावित क्षेत्रों पर जोर, समय की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हमारी वास्तविक सफलता
बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित। देश भर में अब तक 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हुई। 102 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 40,000 से कम आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इटली में G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।